Hello guys, welcome back to the channel. So today we are going to discuss oscillation का आगे वाला पार्ट जो कि था रेफरेंस सर्कल मेथड. लास्ट लेक्चर में मैंने रेफरेंस सर्कल मेथड बताया था, बट एक्चुअली मैंने वो डिलीट करना पड़ा मुझे, क्योंकि मैंने जो प्रोजेक्शन आपको टेक्स्ट बुक में एक्स एक्सिस पे दिए गए, मैंने वो वाई एक्सिस पे आपको प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे दिए थे, मैंने निकाले थे एक्स एक्सिस पे. तो कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए मैंने वो डिलीट किया पार्ट. तो आज के लेक्चर में वो डिस्कस करूंगा और उसके साथ डिस्कस करूंगा कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम. तो दो पार्ट डिस्कस होने वाले हैं और दो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे. सबसे पहला रेफरेंस सर्कल मेथड, जिसके प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे आएंगे. याद है आपको कुछ था, मैंने बोला था कि जब पार्टिकल यूसीएम करेगा तो उसका प्रोजेक्शन डायमीटर क्या करेगा, एसएचएम. ये हो चुका था, बट ये हम लोग ने एक्स एक्सिस पे निकाला था, हम लोग ने वाई एक्सिस पे निकाला नहीं था. और हम लोग ने क्या किया था मन में, एंगल को रिजॉल्व करके वो एक्स, ये वाला पार्ट एक्स था, ये एंगल था थीटा, तो मैं बोलूँगा क्या, ये एंगल थीटा था, तो ये था ये भी मतलब ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी क्या हो गया था, थीटा हो गया था. तो ये बन गया था साइन एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. याद रहेगा, तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये बन गया था मेरा आंसर. तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी था, उसको डेरिवेटिव किया तो आया था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. उसको वापस डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया था, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. ये हुआ था जब मैंने प्रोजेक्शन किया था कौन से एक्सिस पे, मैंने प्रोजेक्शन किया था एक्स एक्सिस पे. और वहाँ पे जो पार्टिकल यूसीएम कर रहा था वो ऐसे यूसीएम कर रहा था, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज. अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोजेक्शन लेंगे वाई एक्सिस पे, और मेरा पार्टिकल जो यूसीएम करेगा वो कौन से डायरेक्शन में करेगा, एंटी क्लॉकवाइज. देखते कैसे होगा. एक चीज़ मैं बताऊंगा इसके बारे में, ये रेफरेंस सर्कल मेथड के बारे में. इसका जो डेरिवेशन वाला पार्ट रहेगा, मतलब जो आपको लिखना है, मतलब जो लिखने वाला पार्ट रहेगा, वो आपको डायरेक्टली कॉपी करना है टेक्स्ट बुक में से. तो उसमें आपको मैं एक्सप्लेनेशन सिर्फ बता रहा हूँ, उसका जो थियोरी वाला पार्ट है वो डायरेक्टली आप कॉपी कर सकते हो. टेक्स्ट बुक में बराबर एकदम अच्छे से दिया गया है, तो टेक्स्ट बुक में से आप कॉपी करेंगे तो भी चलेगा, कोई वांधा नहीं. यहाँ पे देखो, ध्यान दो, यहाँ पे क्या है मैं बताता हूँ. सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट निकालेंगे. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट निकालूंगा, यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालूंगा. तो डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट देखते पहले. ये मेरा एक्सिस है, वाई और एक्स. कंसिडर करो ये सर्कल है, सर्कल दिख तो नहीं रहा बट सर्कल है, ऐसे एज्यूम करो ये. बराबर है, एज्यूम कर लो ये सर्कल है. ध्यान दो, अभी ये एक्स है और ये वाई. प्लीज़ मेरे को ये कमेंट सेक्शन में मत मेंशन करना कि ये सर्कल नहीं दिख रहा है. सर्कल है, एज्यूम कर लो. मुझे, मैं इस एक्सिस में देख रहा हूँ, आपको ये रेफरेंस में दिख रहा है तो आपको बट ऑब्वियसली सर्कल नहीं दिख रहा, बट मुझे कि इस साइड से वो सर्कल दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो आप कंसीडर कर लो कि ये सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है. अभी मैंने क्या बोला, प्रोजेक्शन गिरेगा वाई एक्सिस पे. इसके पहले हम लोगों ने जो रेफरेंस सर्कल मेथड का किया था, बात मैंने पहले डिस्कस किया था, उसका प्रोजेक्शन गिरा था एक्स एक्सिस पे. मतलब प्रोजेक्शन में अभी यहाँ पे गिरा था, पहले ये प्रोजेक्शन था. मैंने याद है, मैंने ऐसे बोला था, ये मेरा पार्टिकल यूसीएम करेगा तो यहाँ से अगर परछाई गिरेगी तो उसकी परछाई का, यहाँ से अगर लाइट गिरेगी तो उसका परछाई यहाँ पे एक्सिस पे दिखेगा. तो जब पार्टिकल ऐसे यूसीएम करता है तो, सॉरी, बॉडी अगर यूसीएम करता है तो उसका जो परछाई गिरेगा वो क्या करेगा, एसएचएम करेगा. कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे. अभी हम लोग उल्टा करने वाले. ये मेरा सपोज ये रॉड है और ये टिप है. अभी मेरा जो परछाई गिरेगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, सॉरी, लाइट जो रहेगा वो इस डायरेक्शन में आएगा. मुझे बताओ, लाइट इस डायरेक्शन में रहेगा तो ये जब पार्टिकल यहाँ पे था तो एंगल टीटा कितना रहेगा, 0. ये एंगल जब यहाँ पे गया तो टीटा कितना बनेगा, 90. यहाँ पे टीटा 180, यहाँ पे टीटा 270 और यहाँ पे टीटा वाइज 360. क्लियर है. अभी मुझे बताओ, पार्टिकल यहाँ से चालू कर रहा है, बराबर है, पार्टिकल यहाँ से चालू किया तो अगर वाई एक्सिस पे उसका प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे एसएचएम करेगा तो ये बन जाएगा मीन पोजीशन, बराबर है. तो ये क्या बन जाएगा, राइट एक्सट्रीम, और ये क्या बनेगा, लेफ्ट एक्सट्रीम. देखो ना, अगर एसएचएम ऐसे करेगा तो ये मीन पोजीशन ऊपर पॉजिटिव के साइड में जाएगा, तो अपना पार्टिकल ऐसे एसएचएम कर रहा था, याद है क्या, मीन पोजीशन राइट एक्सट्रीम और ये लेफ्ट एक्सट्रीम. मीन पोजीशन के पॉजिटिव साइड में गया तो वो बन गया राइट एक्सट्रीम. मीन पोजीशन का ऊपर मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, तो वो क्या बन गया, राइट एक्सट्रीम. नीचे मतलब क्या, लेफ्ट एक्सट्रीम. याद रहेगा, टीटा यहाँ पे कितना था, 0, यहाँ पे टीटा कितना था, 90. अपन ने ऐसे कुछ किया था, याद रहेगा, तो
ऐसे, यहाँ पे टीटा 0, यहाँ से यहाँ पे गया तो 90, यहाँ से यहाँ पे गया 180, यहाँ से यहाँ पे गया 270। क्लियर है क्या? ये वाला पार्ट हम लोग ने कर चुके पहले ही, तो हम लोग इसका बात नहीं करें, हम लोग ये वाला सेक्शन का बात करें। मुझे बताओ एंगल कितना ट्रेस किया? अभी सुना, अभी ध्यान दो। मैं बात कर रहा हूँ कुछ इनिशियल फेज के बारे में बात कर रहा हूँ। इनिशियल फेज मतलब क्या? इनिशियल फेज मतलब पार्टिकल टाइम टी इक्वल टू 0 पे कहाँ पे रहेगा? ये टाइम टी इक्वल टू 0 है, इस पे पार्टिकल 5 पे रहेगा। कितने पे रहेगा? 5 पे। पार्टिकल आगे ट्रैवल कर रहा है थोड़ा और यहाँ पे पहुँच रहा है, तो यहाँ पे टी टाइम है, बराबर है। एंगल ट्रेस कर रहा है टीटा, एंगल कर रहा है ट्रेस टीटा। यहाँ से चालू किया टाइम 0 पे और एंगल ट्रेस किया टीटा। पार्टिकल इधर नहीं था, पार्टिकल पहले इधर था टाइम 0 पे, तो इनिशियल फेज कितना है? 5। तो 5 क्या बन गया मेरा? इनिशियल फेज। क्लियर है? अभी मुझे बताओ ये पॉइंट ओ रहेगा, ये पॉइंट पी रहेगा, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे ये रहेगा पी डैश, और ये जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो क्या रहेगा? एक्स। मुझे बताओ ये पूरा एंगल कितना है? टीटा प्लस 5, तो ये भी कितना रहेगा? टीटा प्लस 5, बराबर है। ये क्या है? रेडियस आर, बट रेडियस इक्वल टू क्या होता है? एम्पलीट्यूड। तो मुझे बताओ ट्राइंगल कुछ ऐसे बनेगा, बराबर है। ये ओ है, ये पी है, और ये क्या है? पी डैश। ये एंगल कितना है? टीटा प्लस 5। मुझे बताओ कि साइन टीटा प्लस 5 क्या होगा? साइन मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट मतलब ओपी डैश, हाइपोटेन्यूज मतलब ओपी, बराबर है। ए टीटा मतलब होता है, टीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। टीटा देखो इधर से चालू कर इधर जा रहा है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। टीटा एक क्वेश्चन क्या होता है? ओमेगा इंटू टी। तो साइन क्या? ओमेगा टी प्लस 5। ओपी कितना है रे? ओपी कितना है? ओपी मेरा है, सॉरी ओपी डैश कितना है? ओपी डैश मेरा एक्स, और ओपी कितना है मेरा? ओपी। आर मतलब कितना है? ए। तो मैं एक्स का वैल्यू क्या आएगा? हाँ, और एक चीज़, एक छोटी सी मिस्टेक की है मैंने। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रहेगा तो एक्स रहेगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? वाई। कौन से एक्सिस पे कर रहा है मोशन? वाई में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? वाई। अगर मैं थोड़ा फ्लो में गया, डिस्प्लेसमेंट अगर एसएचएम कर रहा है एक्स एक्सिस पे तो डिस्प्लेसमेंट था एक्स, अगर एसएचएम कर रहा है वाई एक्सिस पे तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वाई। तो यहाँ पे एक्स के बदले क्या आएगा? वाई। तो वाई का फॉर्मूला क्या आएगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर है? पक्का? ये तो इक्वेशन आया था, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। बट यहाँ पे पार्टिकल कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वहाँ पे पार्टिकल मैंने घुमाया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फर्क समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, वहाँ पे पार्टिकल जो हम लोग ने किया था वो किस में घूम रहा था? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा था। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, फटाफट रिपीट करते। मेरा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, एसएचएम करेगा, एसएचएम सॉरी मेरा पार्टिकल यूसीएम करेगा, तो उसका पोजीशन क्या करेगा? एसएचएम। ये प्रूफ करने का है, तो उसका पहला पार्ट रहेगा डिस्प्लेसमेंट निकालना। अभी परछाई पार्टिकल का यूसीएम जो करता है पार्टिकल, उसका परछाई कौन से एक्सिस पे गिरना चाहिए? वाई एक्सिस पे गिरना चाहिए, बराबर है। इसके पहले हम लोगों ने निकाला था जो यूसीएम कर रहा था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, यहाँ पे यूसीएम एंटी क्लॉकवाइज में, तो उसका परछाई किस पे गिरा रहे थे हम लोग? एक्स एक्सिस पे। अभी इसमें किस पे गिरा रहे थे? वाई एक्सिस। तो देखो ये जो लाइट गिर रही है वो इस डायरेक्शन में, पहले लाइट मैंने ऊपर से गिराई थी, याद रहेगा, तो ऊपर से लाइट गिराई थी, तो यहाँ पे लाइट कैसे रहेगा? ये डायरेक्शन में रहेगा, बराबर है। अभी जब पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे मतलब देखो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे गया? मीन पोजीशन, तो थीटा कितना बन गया? 0। अपन ने उधर भी किया था, वैसे किया था। थीटा ऊपर कितना था? 0, तो नीचे मीन पोजीशन था। जब यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया तो एंगल कितना किया? 90। राइट एक्सट्रीम पे एंगल कितना था? 90। ये बन गया राइट एक्सट्रीम। क्लियर है क्या? टॉप एक्सट्रीम बोलेंगे, बट यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसको राइट एक्सट्रीम, क्योंकि वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन दिखा रहे। पॉजिटिव एक्सट्रीम होता है राइट एक्सट्रीम, जो नेगेटिव एक्सट्रीम रहता है वो होता है लेफ्ट एक्सट्रीम। आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग ने क्या डिस्कस किया? इनिशियल फेज कितना है? इनिशियल फेज है 5। इनिशियल फेज 5 मतलब क्या? वहाँ पे पार्टिकल का टाइम, जो टाइम इंटरवल था वो कितना था? 0 था। मतलब इनिशियल टाइम कितना था? 0 था। तभी पार्टिकल मैंने ऑब्जर्वेशन चालू किया, तभी इनिशियल फेज था 5। अभी थोड़ा टाइम स्मॉल टी टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पे पहुँच गया? यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया, पी तक पहुँच गया। जब टाइम इंटरवल कितना है? टाइम इंटरवल है टी। हो गया। एंगल कितना ट्रेस किया? टीटा। मुझे पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम, बराबर है। इनिशियल फेज क्या है? 5। प्रोजेक्शन गिरा वाई एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? वाई। अभी ये एंगल कितना? टीटा प्लस 5। 5 मतलब इनिशियल फेज और टीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी बन गया टीटा प्लस 5। ट्राइंगल बनाया ओ पी डैश पी। साइन टीटा प्लस 5, साइन टीटा प्लस 5 क्या रहेगा? ऑपोजिट
OP डैश अपॉन अपॉन हाइपोटेनस मतलब OP लिखा। OP मतलब कितना है, OP मतलब रेडियस है, रेडियस मतलब कितना है A, तो y क्वेश्चन क्या बन गया, A साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? ये हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट के लिए बात कर रहा हूं मैं। आगे हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए। सबको ये पार्ट क्लियर है? मैं रफ करता हूं। ओके, आगे देखते हैं वेलोसिटी वाला पार्ट। मुझे बताओ, सेम सर्कल ड्रॉ किया, बराबर है, सेम ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अभी ध्यान दो, पार्टिकल इधर है, पार्टिकल इधर है, इनिशियल फेज कितना है, टीटा प्लस फाइव, बराबर। मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ, मैं वो पहले इनिशियल फेज फाइव और बाद में टीटा, वैसे नहीं, पूरा टोटल एंगल कितना ट्रेस किया, फाइव। अभी मुझे बताओ कि इसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी देगा ऐसे, बराबर है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, आर इंटू ओमेगा, बराबर है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करता हूँ तो ये भी ऐसे दिखेगा, क्योंकि वेक्टर्स को पैरेलली में शिफ्ट कर सकता हूँ, तो वेक्टर को पैरेलली उठा के यहाँ पे, वेक्टर को प्लेन में पैरेलली कैसे भी घुमा सकते हैं। तो वेक्टर को यहाँ से यहाँ पे गया तो ये भी बन गया v इक्वल टू आर ओमेगा, बराबर है। ए मुझे बताओ वेलोसिटी, वेलोसिटी कहाँ पे रहेगी, जब पार्टिकल राइट एक्सटेंड की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी कहाँ पे रहेगी, इस डायरेक्शन में रहेगी। तो ये एंगल कितना है देखते हैं, सुनो ध्यान दो बराबर से। मुझे बताओ ये टीटा प्लस फाइव, बराबर है, तो ये बनेगा 90 माइनस टीटा प्लस फाइव, तो ये बनेगा टीटा प्लस फाइव। वापिस बता दो, ये क्या है, ये मेरा टीटा प्लस फाइव, बराबर है, तो ये बनेगा 90 माइनस टीटा प्लस फाइव। तो ध्यान दो, अगर मैं बात करूंगा ये वाले पार्ट की, तो बनेगा ये 90 माइनस टीटा, ओके। ये बात की करूंगा तो ये 90 माइनस टीटा प्लस फाइव रहेगा, तो ये क्या बनेगा, टीटा प्लस फाइव, बराबर है। ये मुझे बताओ वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन चाहिए तो बोलेगा वी वाई बोलूंगा, तो इसको ऐसे रिजॉल्व करूंगा, इसको यहाँ पे रिजॉल्व करूंगा, इसको अगर यहाँ पे रिजॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, आर ओमेगा इंटू आर ओमेगा इंटू ये कौन सा है, ये एंगल कौन सा है, टीटा के साथ में, तो आएगा कॉस, कॉस टीटा प्लस फाइव, बराबर है। आर मतलब क्या होता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, याद है आंसर वही आ रहा है क्या, सेम। देखो ना अपन ने ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को मैं डेरिवेटिव करूंगा तो बनता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, वही कर रहा हूँ। देखो वापस मैं रिपीट करता हूँ, पार्टिकल वही कर रहा है, यूसीएम कर रहा है, तो उसका परिचय क्या करेगा, एसएचएम करेगा। अभी ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पे, टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला v इक्वल्स टू आर ओमेगा। मैं वेक्टर को पैरेलली कहाँ पे भी घुमा सकता हूँ, प्लेन में, तो वेक्टर को यहाँ से यहाँ पे घुमा दिया पैरेलली, तो ये v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ये भी क्या v इक्वल्स टू आर ओमेगा, बराबर है। मुझे बताओ वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी हमेशा पार्टिकल के साथ में रहता है। पार्टिकल कहाँ पे एसएचएम कर रहा है, वाई पे, तो मेरे को इसका कौन सा कॉम्पोनेंट चाहिए, वाई कॉम्पोनेंट, बराबर है। ये क्या था, ये टीटा प्लस फाइव, तो ये भी क्या रहेगा, टीटा प्लस फाइव, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 90 माइनस टीटा प्लस फाइव। एक सेकेंड में यहाँ पे लिखता हूँ, ये बनेगा 90 माइनस टीटा प्लस फाइव, बराबर है। तो ये क्या बनेगा, वापस टीटा प्लस फाइव, तो ये टीटा प्लस फाइव देखो वाई एक्सिस के साथ वी का एंगल जो है, ये एंगल जो है टीटा प्लस फाइव, तो ये भी एंगल क्या रहेगा, टीटा प्लस फाइव। मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए, वाई वाला कंपोनेंट चाहिए, मतलब कि ये वाला कंपोनेंट, तो वी वाई का फॉर्मूला आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है सबको? अभी मेरे को बताओ ये होने के बाद यूसीएम के बाद मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन क्या होता है, एसएचएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं रहता, उसके पास रहता है सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फ्रॉम द पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर, बराबर है। फ्रॉम द पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर बोलूंगा तो एसीपी, यहाँ पे रहेगा एसीपी, और एसीपी का फॉर्मूला है क्या, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, आर
ओमेगा स्क्वायर बराबर है माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। मुझे बताओ कौन सा कॉम्पोनेंट चाहिए मेरे को, ये वाला कॉम्पोनेंट चाहिए कि ये वाला कॉम्पोनेंट चाहिए? ये थीटा प्लस फाइव बराबर ये थीटा प्लस फाइव, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा थीटा प्लस फाइव। देखो ये थीटा प्लस फाइव, तो ये भी क्या बनेगा थीटा प्लस फाइव। तो ट्राइंगल में कुछ ऐसे बना रहा हूँ बराबर है, ये ए सी पी है। तो मेरे को ये चाहिए, वाला कंपोनेंट चाहिए वाई वाला, तो ये क्या है थीटा प्लस फाइव। तो मुझे बताओ ए सी पी का मेरा जो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा, साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला रहेगा, बोलो ए वाई अपॉन ए सी पी बराबर है। तो ए वाई का फॉर्मूला क्या रहेगा, बोलो ए सी पी इंटू साइन थीटा प्लस फाइव बराबर है। ए सी पी का फॉर्मूला कितना है, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा के बदले ओमेगा टी प्लस फाइव। ए आर क्या होता है, आर होता है ए, आर क्या होता है, आर होता है ए एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे का माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है पक्का? मुझे बताओ मेरा ए एक्स का वैल्यू था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बराबर है, यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ए वाई का दूसरा वैल्यू क्या आएगा, ए वाई का वैल्यू आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को लिखूंगा वाई एक्स नहीं सॉरी, यहाँ पे आएगा वाई, क्या आएगा वाई आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा वाई। याद है अपन ने किया था वहाँ पे आया था ए वाई इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया था। इधर क्या गया, क्योंकि इधर एस एच एम कर रहा है वाई एक्स पे, तो आ गया ए वाई इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। क्लियर है क्या, सबको क्लियर है? मैंने क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स को मैंने रिजोल्व किया, कौन से, ये वाला कॉम्पोनेंट और ये वाला, पर मेरे को क्या चाहिए, वाई वाला कॉम्पोनेंट चाहिए। सबको समझ में आ रहा है पक्का? मेरे को पता पार्टिकल जब ऊपर जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ पे रहेगा, नीचे रहेगा, नीचे रहेगा मतलब नीचे का डायरेक्शन में रहता है, वो क्या रहता है नेगेटिव रहता है, इसलिए माइनस है, देखो यहाँ पे। क्लियर है? टेक्स्ट बुक से आपको एज इट इज कॉपी करना है। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते, टेक्स्ट बुक में से आपको एज इट इज कॉपी करना है। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते, कॉम्पोजिशन ऑफ एज। कॉम्पोजिशन ऑफ एस एच एम पे बढ़ते जाते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ एस एच एम क्या, मैं ये जो क्लॉथ यूज़ कर रहा हूँ कि इससे कुछ रफ हो रहा ही नहीं है, तो मैं बोला कि यार पूरा ब्लैकआउट हो रहा है, तो इसलिए वो दोनों यूज़ कर रहा हूँ। कॉम्पोजिशन ऑफ एस एच एम पे क्या होगा, दो एस एच एम को ऐड करना है, दो एस एच एम को ऐड करना मतलब एग्जाम्पल में बताता हूँ तुम लोगों को, देखो ध्यान दो, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करूँगा बाद में। ये मेरी स्प्रिंग है, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया नहीं है तो समझ लो बराबर से। यहाँ पे मैंने मास अटैच किया है और नीचे क्या है, नीचे एक मैंने नीचे कैसे रोल लगाए। अभी इसको ऐसे खींचूंगा तो ये एस एच एम करेगा बराबर है, सबको क्लियर है? हाँ, ये मीन पोजीशन पे था। अभी ध्यान दो, ऊपर मैंने और एक ऐसे सपोर्ट लगा दिया, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दी, और यहाँ पे एक मास लगा दिया, ये इसका मीन पोजीशन है ऊपर वाले एस एच एम का। तो ये जब एस एच एम करेगा तो ये भी एस एच एम करने वाला है। क्लियर है क्या? तो दोनों मिलके क्या दे रहा है मेरे को, ध्यान दो। अभी इसका एम्पलीट्यूड रहेगा, सपोज इसका एम्पलीट्यूड बोल रहा हूँ बी, ये वाला पार्ट जो है वो है बी, और इसका जो एम्पलीट्यूड है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है ए। अभी मुझे बताओ जब ये गाड़ी यहाँ पे पहुँचेगी, यहाँ पे कुछ ऐसे पहुँच रही है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और सपोज ये मीन पोजीशन से और आगे गया, मतलब ये किसने कितना ट्रैवल किया, इसने बी, इसने कितना ट्रैवल किया है ए, तो टोटल एम्पलीट्यूड क्या रहेगा ए प्लस बी। क्लियर है क्या? टोटल एम्पलीट्यूड क्या रहेगा ए प्लस बी, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एस एच एम। देखो अगर मेरा पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, एक्चुअली क्या होगा, मैं ये जब आगे जाएगा तो इनर्शिया की वजह से ये पीछे जाएगा। एक्चुअल में मैं एग्जाम्पल के लिए मैं इसको आगे लेके आया, एक्चुअल में वैसा नहीं रहेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है तो ये कहाँ पे जाएगा, पीछे की तरफ, इनर्शिया की वजह से। तो मुझे पता पीछे कितना जाएगा, पीछे जाएगा माइनस बी। तो ये अगर यहाँ पे बना देता हूँ, ये कुछ ऐसे जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटीज है, बट ज़्यादा अगर पीछे जाने का चांसेस है तो ये माइनस बी ट्रैवल करेगा पीछे के डायरेक्शन में। तो टोटल एम्पलीट्यूड कितना रहेगा ए माइनस बी। क्लियर है पक्का? मैं ये एक्सप्लेन करूँगा, लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा कि ए माइनस बी कैसे आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये इस साइड जा रहा है ए और पीछे के साइड आ रहा है माइनस। सबको समझ में आ रहा है?
तो हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है ये वाला एसएचएम। आपको ये ऐसे डायग्राम वगैरह नहीं रहेगा, आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में रहेगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में सॉल्व करना है, जो कि बहुत ईजी पार्ट है। वो कुछ टफ, इतना कुछ टफ पार्ट नहीं है, वो देख लेते कि क्या करना है, ध्यान दो। ओके, दो एसएचएम है, दो एसएचएम है, एक का एम्पलीट्यूड A1 है, एक का एम्पलीट्यूड A2 है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। देखो ना, इसका B था और इसका A था, बराबर है। तो एक का बड़े वाले का एम्पलीट्यूड A1 लिखा, छोटे वाले का एम्पलीट्यूड A2 लिखा, बट दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। दोनों का फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, n, n से आता है 2πn, 2πn मतलब ओमेगा, तो दोनों का ओमेगा क्या है, सेम है। क्लियर है, दोनों का ओमेगा क्या है, सेम है। दोनों का फेज भी सेम है, इनिशियल फेज जो है वो क्या है, सेम, मतलब दोनों मीन पोजीशन चालू है, दोनों भी मीन पोजीशन चालू होगा, तो सबका इनिशियल फेज क्या है, सेम है। अगर इनिशियल फेज अलग लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोग इनिशियल फेज को अलग लेते हो तो भी कोई इशू नहीं है। इनिशियल फेज को अगर अलग लोगे तो बस बाकी का थोड़ा सा वैल्यू चेंज होगा, यहाँ पर मतलब बोलते एक को 5.1 लेना पड़ेगा, एक को 5.2 लेना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से इनिशियल फेज अलग दिया है। कभी कभी क्या होता है कि इनिशियल फेज सेम भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इनिशियल फेज को अलग अलग लेंगे और एक का एम्पलीट्यूड A1 रहेगा, एक का एम्पलीट्यूड A2 रहेगा। सुनो ध्यान दो, डेरिवेशन तो डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग उसके पीछे का थोड़ा सा ये चेक करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है और ये कैसे आएगा। x1 मेरा पार्टिकल है, उसको एसएचएम कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, A1, तो लिखूंगा A1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1, बराबर है। x2 है, उसका एम्पलीट्यूड रहेगा A2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों का फेस क्या है, अलग अलग है। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, मैं देखो डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी हुआ, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी रहेगा तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग वेक्टर सम से ऐड करेंगे। तो जो x बार रहेगा, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो x1 बार प्लस x2 बार। अभी ये A1 A2 जो है ना वो मैग्नीट्यूड है, और ये जो एंगल जो मिल रहा है ना वो उससे अपने को डायरेक्शन मिलता है। देखो ना, φ1 जब 0 होता है तो पार्टिकल मीन की तरफ, राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। ये जब π/2 होता है तो पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पे रहता है, वो कहाँ पे जाता है, टूवर्ड्स मीन पोजिशन जा रहा है। अगर ये रहता है पाई 180 तो पार्टिकल कहाँ पे रहता है, मीन पे रहता है और जा रहा है कहाँ पे, लेफ्ट एक्सट्रीम पे। अगर ये 270 रहेगा तो 3π/2 रहेगा, पार्टिकल रहेगा लेफ्ट एक्सट्रीम पे और जाएगा कहाँ पे, मीन पोजिशन पे। अभी ध्यान दो, मुझे बताओ एक्स बार का फॉर्मूला क्या आएगा, A1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2। समझ में आ रहा है? अभी मेरे को बताओ, साइन ओमेगा टी प्लस φ1, साइन ए प्लस बी का पार्ट लिख सकते हो यहाँ पे। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, एक्स बार इक्वल्स टू, बोलो A1 ब्रैकेट बड़ा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हो गया। सिमिलरली A2 क्या आएगा बताओ, साइन ए, बोलो कॉस बी, φ2 आएगा, यहाँ पे φ1 है, इसके लिए φ1 है, इसके लिए φ2 है, प्लस बोलो कॉस ए साइन बी। क्लियर है? A1 और A2 को अंदर लेके गया तो क्या आएगा बताओ, एक्स बार का फॉर्मूला A1 साइन ओमेगा टी कॉस φ1 प्लस A1 साइन ओमेगा टी, सॉरी साइन नहीं है, कॉस है। कॉस ओमेगा टी साइन φ1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस φ2 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन φ2। क्लियर है? पक्का सबको क्लियर है? अभी ध्यान दो,
इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन ओमेगा टी वाला पार्ट और साइन ओमेगा टी वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी वाला पार्ट कॉस ओमेगा टी, तो मैं इसको और इसमें से क्या कॉमन निकाल लूंगा, मैं निकालूंगा साइन ओमेगा टी, तो क्या आएगा एक्स बार इक्वल टू साइन ओमेगा टी आएगा तो ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू ब्रैकेट साइन ओमेगा टी बाहर प्लस ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा कॉस ओमेगा टी, तो आएगा ए वन कॉस कॉस बाहर आ गया तो बचा साइन और साइन, ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू इंटू कॉस ओमेगा टी। क्लियर है क्या? मैं टी को ऐसे लिखता हूँ, टी को ऐसे लिखता हूँ, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है पक्का? अभी ध्यान दो, मुझे बताओ ये ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू, ये ए और कॉस के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, वैसे ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू ये ए साइन के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू इक्वल टू आर कॉस, एक सेकेंड ना, इक्वल्स टू आर कॉस डेल्टा। सिमिलरली ए वन साइन फाइव वन प्लस ए टू साइन फाइव टू इक्वल्स टू आर साइन डेल्टा, बराबर है। इसके जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, आर कॉस डेल्टा, इसके जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, आर साइन डेल्टा, तो इक्वेशन बनेगा एक्स बार इक्वल्स टू आर कॉस डेल्टा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस इसकी जगह पे आएगा आर साइन डेल्टा इंटू कॉस ओमेगा टी, बराबर है। सबको क्लियर है? इसमें से आर कॉमन आ गया दोनों में से, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स बार का फॉर्मूला बनेगा आर कॉस डेल्टा साइन ओमेगा टी प्लस साइन डेल्टा कॉस ओमेगा टी, बराबर है। ये बनता है साइन कॉस प्लस कॉस साइन, वही फॉर्मूला बन रहा है, यही फॉर्मूला बन रहा है, साइन कॉस प्लस कॉस साइन, तो साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे साइन ए ओमेगा टी, बी हो गया डेल्टा, तो हो गया आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ए इसके बाद है ना, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, इसके बाद है ना, इसके बाद ये वाला पार्ट लिखना है, ये वाला मैं बॉक्स जो किया ना याद से, ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखना है वापस। क्लियर है? तो x का फॉर्मूला क्या गया, x बार का फॉर्मूला क्या गया, आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। देखो इक्वेशन सेम है, देखो a1 a2 के जगह पे आ गया r, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे इसको, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। फाई वन और फाई टू की जगह पे आ गया डेल्टा, इसको बोलेंगे फेज डिफरेंस, क्या बोलेंगे इसको, फेज डिफरेंस। फेज का डिफरेंस, दोनों के बीच में कितने का गैप है, ये होता है फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस जो होता है, हम लोग जब भी फेज डिफरेंस की बात करें उसको बोलते हैं इपॉक, क्या बोलते हैं इसको, इपॉक, EPOCH, इपॉक। तो फेज के बीच में का डिफरेंस रहेगा डेल्टा, A1 और A2 रहेगा, उसको बोलेंगे, दोनों को साथ में बोलेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सबको क्लियर है यहाँ तक? अभी ध्यान दो, मेरे को क्या निकालना है, मैं आर और डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, आर और डेल्टा। अभी टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। टेक्स्ट बुक में ये दोनों इक्वेशन को देखो, ये आर कॉस डेल्टा है, ये आर साइन डेल्टा है, दोनों को अगर मैं दोनों साइड में मैं स्क्वायर करूंगा और ऐड करूंगा तो यह बनेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, यहाँ पे बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। कॉमन क्या आएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा बन जाएगा 1। तो आर स्क्वायर की वैल्यू है, इधर भी इस साइड भी हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से स्क्वायरिंग 1, स्क्वायरिंग इक्वेशन दिस, इसको अगर इक्वेशन 1 लिखता हूँ मैं, इसको 2 लिखता हूँ, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड एडिंग, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड एडिंग, स्क्वायर करके सॉल्व करोगे आंसर मिलेगा वही। मैं वो सॉल्व करने के चक्कर में नहीं गिरता, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि क्या आएगा। आपको एग्जाम में पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है कि कैसे आ रहा है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अगर कुछ चाहिए रहेगा तो मैं आपको अलग से उसका बोलते हैं ना PDF फॉर्म में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, बट आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो जो अब जब सॉल्व करते तो आर की वैल्यू आती है
अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस, एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ये निकाल देता हूँ। तो आएगा r की वैल्यू आएगी a1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5 1 माइनस 5 2। क्लियर है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 5 1 माइनस 5 2, ये मेरा फाइनल इक्वेशन रहेगा किसका? एम्पलीट्यूड का। किसका इक्वेशन है? एम्पलीट्यूड का। आपको क्या करना है मालूम है? इसको स्क्वायर करके, दोनों साइड को स्क्वायर करके सॉल्व करो। अगर नहीं होता तो उसका सॉल्यूशन वाला पार्ट में पीडीएफ में इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना, मैं अलग से सॉल्व करके डालूंगा। यहाँ पे मेरे को और गिचमिट नहीं करनी, पहले से थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे गिचमिट नहीं कर रहा हूँ, उसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर है क्या? तो ये वाला पार्ट समझा। अभी मेरे को निकलना है इपॉक। इपॉक मतलब क्या निकलना? डेल्टा निकलना है। तो क्या करूंगा और मैं, ये वाला पार्ट दिख रहा है सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, तो आर और आर चला जाएगा। तो देखते हैं इसको सॉल्व करना, ये छोटा वाला पार्ट है, इसको सॉल्व करना इजी, यहाँ पे इजीली पॉसिबल है। ये वाला जो पार्ट देगा मैं आपको बता रहा हूँ वापस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक पीडीएफ की लिंक डाल दूंगा गूगल ड्राइव पे, तो आपको वो पीडीएफ की लिंक ओपन करके देखना है। क्लियर है? अभी ध्यान दो, इसको डिवाइड करूंगा तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड N1, इसके बाद वाला पार्ट मैं पीडीएफ में डाल दूंगा डायरेक्टली। आपको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपको एग्जाम में डायरेक्टली ये पार्ट लिखना है। क्या करना है? स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर है? डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2/1 क्या आएगा? r साइन डेल्टा अपॉन r कॉस डेल्टा इक्वल्स टू a1 साइन 5 1 प्लस a2 साइन 5 2 अपॉन a1 कॉस 5 1 प्लस a2 कॉस 5 2। r और r गया तो ये बन गया tan डेल्टा इक्वल टू a1 साइन 5 1 प्लस a2 साइन 5 2 अपॉन a1 कॉस 5 1 प्लस a2 कॉस 5 2। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ a1 साइन 5 1 प्लस a2 साइन 5 2 अपॉन a1 कॉस 5 1 प्लस a2 कॉस 5 2। क्लियर है? पक्का? मैं वापस सारी चीज़ रिपीट करता हूँ। ये होता है इपॉक, फेज ऑफ एसएचएम, फेज ऑफ रिजल्टेंट, और ये क्या होता है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। वापस में बात करो, दो एसएचएम है, दो से एसएचएम है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। एक का एम्पलीट्यूड A1 एक का एम्पलीट्यूड A2 है। दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, एक का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दूसरे का एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है। दोनों का फेज अलग है, φ1 और φ2। लिखा x1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1, x2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2। अभी दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा वो रहेगा वेक्टर एडिशन। तो x बार इक्वल टू x1 बार प्लस x2 बार किया, इसको ऐड किया, साइन a प्लस बी को लिखा, साइन a प्लस बी को लिखा, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी बराबर है। एक्सपांड किया, इसको एक्सपांड किया, देखो ये आ गया, इसको एक्सपांड किया, ये आ गया। a1 इसके एक्सपांशन के बाहर है, a2 इसके एक्सपांशन के बाहर है बराबर है। a1 और a2 को अंदर लेके गया, ये मिल गया मेरे को। देखो a1 साइन ओमेगा टी कॉस 5 1, a1 कॉस ओमेगा टी साइन 5 1, a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 2, a2 कॉस ओमेगा टी साइन 5 2। तो मैं साइन ओमेगा टी पार्टिकल को हाईलाइट किया, देखो उसमें से a1 साइन ओमेगा टी, सॉरी ए साइन ओमेगा टी के बाहर आ गया बाहर, तो अंदर क्या बच गया? a1 कॉस 5 1 प्लस a2 कॉस 5 2, a1 कॉस 5 1 प्लस a2 कॉस 5 2 बराबर है। इसमें से कॉमन क्या गया? दोनों में से कॉस ओमेगा टी बाहर बचेगा, a1 साइन 5 1, a1 साइन 5 1 और a2 साइन 5 2, a2 साइन 5 2 बाहर क्या गया? कॉस ओमेगा टी बराबर है। a1 cos 5 1 प्लस a2 cos 5 2 को लिखा r cos डेल्टा, सेम टाइप का है तो इसको लिखा r cos डेल्टा। a1 sin 5 1 प्लस a2 sin 5 2 को लिखा मैंने r sin डेल्टा। दो मिल गया, तो इसके जगह पे, ये वाले पार्ट की जगह पे r cos डेल्टा पुट किया, आ गया इंटू साइन ओमेगा टी प्लस है, प्लस लिया बराबर है। इसके जगह पे लिखा r sin डेल्टा लिखा, cos ओमेगा टी क्लियर है? ये t है प्लीज, ये t है बराबर है। अभी आर आर कॉमन, वापस ये वाला फॉर्मूला इधर पुट करना है वापस बराबर है, पुट किया और बाद में सॉल्व किया। समझ में आ रहा है क्या? बाद में स्क्वायरिंग और एडिंग। क्लियर है? तो लिखो, फटाफट लिखते कंसीडर 2 SHM
two SHM of different amplitude as A1 and A2 respectively, while the angular frequency is same, and the initial phases are different, that is phi 1 and phi 2. Let the displacement be x1 and x2. अब पॉज करके वापस देख सकते हो बराबर से. The displacement is x1 and x2. Therefore the resultant displacement of the amplitude, the resultant displacement of two SHM is called as composition of SHM, and it is given by vector sum. लिखा. ये वाला लिखो, एज इट इज कॉपी करो, बाद में नोट में ये लिखो, एज इट इज कॉपी करना है, यहाँ तक लिखना है, एज इट इज यहाँ तक कॉपी किया आपने इधर तक. उसके बाद लिखो कंसिडरिंग A1 cos delta 1 plus A2 cos delta 2 as R cos delta, A1 sin delta 1 plus A2 sin delta 2 equal to R sin delta. लिखा. substituting this 1 and 2 in the above equation, ये मिल गया. कॉमन निकाला कॉमन R. इसके बाद वापस ये वाला नोट लिखो, यहाँ पे लिखा. x इक्वल टू वापस क्या किया उसमें से, R तो बाहर ही है, तो ये जो पार्ट रहेगा वो क्या बन गया, साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा हो गया. उसके बाद लिखना है वेयर कैपिटल R is called as resultant amplitude of 2 SHM, and delta is the phase of 2 SHM, phase of composition of 2 SHM, or it is called as epoch. लिखो आगे. In order to find out the value of capital R, we square and add equation 1 and 2. Equation 1 और 2 को स्क्वायर किया. सुनो, बीच में 6 लाइन का गैप छोड़ो, 6 या 7 लाइन का गैप छोड़ो, और ये लिखो. मैं जो PDF वाला पार्ट डालने वाला हूँ ना, वो आपको इसके बीच में कॉपी करना है. क्लियर है क्या? स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2 के बीच में 6 लाइन का गैप छोड़ो, और बाद में ये वाला पार्ट लिखो. और 6 लाइन के गैप में ना मैं जो PDF में भेजूंगा ना, वो लिखना है आपको. समझ में आ रहा है क्या? आपको एग्जाम में पूछने वाला, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ पे जब मारना है, बट बीच में वाला पार्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैं अलग से लिख दे रहा हूँ उसको. लिखा. डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1 पूरा छाप लो. क्लियर है? पक्का. आगे बढ़ते नेक्स्ट वाले इस केस में बढ़ते, जहाँ पे रहेगा केसेस ऑफ कंपोजिशन ऑफ 2 SHM. केस क्या रहेगा? जो फेज एंगल फाई रहेगा, फेज एंगल पाई बाई 2 रहेगा, फेज एंगल पाई रहेगा, तो क्या केसेस आएंगे वो देखते हैं हम लोग. ध्यान दो यहाँ पे. लिखो केसेस ऑफ कंपोजिशन ऑफ 2 SHM. केसेस ऑफ कंपोजिशन ऑफ 2 SHM. केसेस ऑफ कंपोजिशन ऑफ 2 SHM. लिखो व्हेन phi 1 minus phi 2 इक्वल टू 0. मतलब फेज दोनों का फेज डिफरेंस क्या है? phi 1 minus phi 2 इक्वल टू 0. ए phi 1 minus phi 2 इक्वल टू 0 मतलब ये माइनस इधर गया, तो phi 1 इक्वल टू क्या बनेगा? phi 2. ए phi 1 इक्वल टू phi 2 बनेगा, तो मुझे पता है R का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi 1 minus phi 2. ए मुझे बताओ phi 1 minus phi 2 की जगह पे 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर 2A1 A2, क्योंकि cos 0 कितना होता है? cos 0 होता है 1. यहाँ पे लिखता ना cos 0 इक्वल टू कितना आएगा? 1. फॉर्मूला क्या बना? ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, मतलब बनेगा A प्लस B द होल स्क्वायर. देखो ना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A प्लस B द होल स्क्वायर. स्क्वायर और स्क्वायर रूट चला गया तो बचा A1 प्लस A2. ये बन गया रिजल्टेंट. याद है मैंने कुछ बोला था अभी SHM के, जब मैंने वो 2 बॉडीज निकाला था, एक ट्रक था, एक मतलब नीचे रोलर लगाए थे और ऊपर एक ये था. एंड पे जब जाएगा तब ये पाई बाई 2 पे था और वो भी एंड पे था. तो मैंने लिखा था, याद है, A प्लस B. एक का एम्पलीट्यूड A1 था, दूसरे का एम्पलीट्यूड B1 था, दोनों का A1 प्लस A2. मेरे को बताओ दोनों पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पे थे. देखो ना, बॉडी भी राइट एक्सट्रीम पे था और ऊपर वाला पार्टिकल भी, देखो रिवाइंड करके देखो, वो वाले पार्ट पे रिवाइंड करके देखो, बॉडी भी राइट एक्सट्रीम पे था और ऊपर वाला जो पार्ट था, ऊपर वाली जो बॉडी थी वो भी राइट एक्सट्रीम पे थी. ये दोनों राइट एक्सट्रीम में रहेगा तो दोनों का फेस क्या रहेगा? इनिशियल फेस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कितना आएगा? 0. पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कितना आएगा? 0. यही कंडीशन आ गया ना, वही किया था A1 प्लस A2. सबको क्लियर है? अभी दूसरे इस पे जाते हैं, दूसरे अगले वाले पार्ट पे जाते हैं. अगला वाला पार्ट क्या रहेगा? देखो ध्यान दो.
φ1 माइनस φ2 इक्वल टू पाई। मतलब क्या, सेम डायग्राम निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, सेम डायग्राम निकालूंगा। इसका मतलब ऐसे है कि मीन पोजीशन की इस साइड है और ये मीन पोजीशन के उस साइड है, मतलब ये π/2 पे और ये कितना है 3π/2। देखो ना, राइट एक्सट्रीम पे रहेगा, ये राइट एक्सट्रीम पे, तो क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैं बराबर से डायग्राम करता हूँ, चलो बराबर से निकालते, भाई नहीं करते। बराबर है, ये राइट एक्सट्रीम पे, ये लेफ्ट एक्सट्रीम पे। राइट एक्सट्रीम पे रहेगा, इसका डिफरेंस कितना रहेगा π/2 फेस, इसका क्या रहेगा 3π/2, ये रहेगा माइनस बी और ये रहेगा प्लस ए। तो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा ए माइनस बी, बराबर है। ए मेरे को पता है इसका फेस कितना है π/2, इसका फेस कितना है 3π/2। ए 3π/2 माइनस π/2 क्या होता है 3π/2, मतलब φ1 π/2 मतलब φ2, माइनस किया तो 2 π/2 कैंसिल, आंसर कितना है पाई, डिफरेंस कितने का है पाई। आंसर क्या है ए माइनस बी। देखते आता है कि नहीं, ए माइनस बी आता है कि नहीं देखते, ध्यान दो, ए माइनस बी आता है कि नहीं देखते। मुझे बताओ आर की वैल्यू क्या आएगी, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस पाई। φ1 माइनस φ2 की जगह पे पाई लिख दिया। अभी मुझे तो कॉस फाई कितना दे, कॉस पाई होता है -1, तो आर की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस कॉस पाई -1 2a1 a2, ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a1। तो मुझे बताओ ये क्या आएगा, ये आएगा अंडर रूट ऑफ a1 माइनस a2 द होल स्क्वायर, ये आएगा a1 माइनस a2। क्लियर है, वही केस किया ना, a माइनस बी था, इधर a प्लस बी था, वहाँ पे a माइनस बी था, यहाँ पे a1 प्लस a2, यहाँ पे a1 माइनस 2। अगर a1 प्लस a2 इक्वल टू a बन गया तो क्या आएगा, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a बन गया तो आर आएगा a प्लस a मतलब आएगा 2a। अगर a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a बन गया तो आर आएगा a माइनस a इक्वल टू 0। क्लियर है, पक्का। केस 1 केस 2, केस 1 और केस 2। थर्ड केस पे जाते हैं, थर्ड केस पे ध्यान दो, थर्ड केस पे जाएंगे। थर्ड केस पे जाते हैं अपन। थर्ड केस में एंगल का डिफरेंस है π/2, एंगल का डिफरेंस कितना है π/2। अगर एंगल का डिफरेंस π/2 रहेगा तो देखते क्या आता है, दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस है φ1 माइनस φ2 कितना है π/2। मैंने φ1 माइनस φ2 0 लिया, φ1 माइनस φ2 पाई लिया, अभी φ1 माइनस φ2 π/2 ले रहा हूँ। तो आर का वैल्यू क्या आएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस π/2। कॉस π/2 कितना होता है 0, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा आर का अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, बराबर है। अगर a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a लिखा तो क्या आएगा, आर की वैल्यू कितना आएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट चला गया तो अंडर रूट ऑफ 2a। क्लियर है, पहले के केस में रिजल्टेंट आ गया था 2a, सेकेंड केस में रिजल्टेंट आ गया था 0, थर्ड केस में रिजल्टेंट आ गया √2a। क्लियर है, तीनों केस डिस्कस किया, समझ में आया क्या, पक्का। रिजल्टेंट का फॉर्मूला है आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस φ1 माइनस φ2। ये कुछ आपको याद दिलाएगा वेक्टर के इसमें, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, याद है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस φ1 माइनस φ2। φ1 माइनस φ2 एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स था, मतलब एंगल डिफरेंस था वो, तो यहाँ पे क्या हो गया फेज डिफरेंस हो गया। बस समझ में आ रहा है क्या, सेम वेक्टर का ही पार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसलिए हम लोगों ने लिखा वी फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ द टू एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू एम्पलीट्यूड बाय वेक्टर एडिशन। याद है मैंने वो बात की, तो वो ही आ गया, देखो सब क्लियर है। अभी न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल जो दो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे, बहुत इजी न्यूमेरिकल दोनों भी। मुझे पता नहीं कि उन लोग टफ वे से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्यूशन शेट जब आएंगे तभी आप चेक कर सकते हो कि वो लोग टफ मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पता नहीं वो लोग सॉल्व करेंगे उस मेथड से, कर सकते हैं वो मेथड से। वो अगर मेथड चाहिए रहेगा तो मैं वो PDF में करूँगा, बट उसका ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता वो ज़रूरत है टफ मेथड से करने के लिए। तो मैंने एक ईजी मेथड फाइंड आउट निकाली है, तो वो ईजी मेथड से हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, पेज नंबर 130 पे,
पेज नंबर 130 पे क्वेश्चन नंबर 18 तक हो चुका है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 18 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, बराबर है। ए बी, वेर ए बी एंड ओमेगा आर कॉन्स्टेंट, प्रूव दैट द पार्टिकल परफॉर्म लीनियर एसएचएम विद एम्पलीट्यूड बोला है अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अभी इस पूरे इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, बराबर है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बन गया कैपिटल ए, बराबर है। कैपिटल ए एम्पलीट्यूड का जो भी रहेगा, एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम रहेगा। ध्यान दो, इसको लिखूंगा मैं x1, इसको लिखूंगा मैं x2। तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, a साइन ओमेगा टी, और x2 की वैल्यू क्या आएगी, b कॉस ओमेगा टी। ये मुझे बताओ, ये साइन है और ये कॉस है, चलेगा क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a साइन ओमेगा टी प्लस 0, चलेगा। इसको लिखूंगा b, बोलो, साइन के कॉस के बदलेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये मेरे को साइन टीटा प्लस पाई बाई टू क्या होता है, कॉस टीटा क्या आता है, साइन ऑफ टीटा प्लस पाई बाई टू क्या होता है, कॉस टीटा। वो उल्टा कन्वर्जन कर रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। इसको लिखा मैंने फाई वन, इसको लिखा मैंने फाई टू। ये हो गया मेरा, बोलो, ये हो गया मेरा ए वन, ये हो गया मेरा ए टू। तो फॉर्मूला क्या बनता है, आर का जो फॉर्मूला होता है ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई वन फाई टू माइनस फाई वन माइनस फाई टू माइनस फाई वन, कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बताओ क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर के बदले आएगा ए स्क्वायर, ए टू स्क्वायर के बदले आएगा बी स्क्वायर प्लस 2a1 मतलब ए टू मतलब बी, कॉस ऑफ ए फाई टू कितना है, फाई टू कितना है, पाई बाई टू, माइनस फाई वन कितना है, फाई वन है 0, कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू माइनस 0, ये कॉस पाई बाई टू ही रहेगा। कॉस पाई बाई टू कितना था, 0। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आर का, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आर नहीं बोला, इसको ए बोला, सॉरी, इसको ए बोला बस। समझा? क्लियर है? मैं वापस रिपीट करता हूँ, एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दिया है, वो दिया है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, बराबर है। इसको लिखता हूँ मैं x1, इसको लिखता हूँ मैं x2, लिखा। मेरे को बोला रिजल्ट एम्पलीट्यूड ये आना चाहिए, रिजल्ट एम्पलीट्यूड इसके फॉर्म में लिखता हूँ कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जो अपन ने लिखा था, देखो आर लिखा था, आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इसके पहले वाले इसमें आया था, बराबर है। तो ए रहेगा मेरा रिजल्ट एम्पलीट्यूड, ये निकालना है मुझे, बराबर। स्मॉल ए को लिखूंगा ए वन, ओमेगा टी को लिखूंगा ओमेगा टी प्लस 0, बराबर है। कॉस ओमेगा टी क्या होता है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, कॉस्टा होता है साइन टीटा प्लस पाई बाई टू, वैसे कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये बन गया फाई वन, तो ये बन गया फाई टू, ये बन गया ए वन, तो ये बन गया ए टू। फॉर्मूला ए रिजल्टेंट का अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई वन फाई टू माइनस फाई वन, फाई टू पाई बाई टू माइनस 0, ए वन की जगह पे ए टू की जगह पे बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर रूट में आ रहा है कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू तो 0, तो ये चला गया, फॉर्मूला बन गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे ही खत्म कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। आपका शायद से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ऐसे शायद से ऑसिलेशन 3 लेक्चर में खत्म होना चाहिए, मैक्सिमम 3 लेक्चर, मिनिमम 2 लेक्चर में भी हो सकता है, बट 3 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 खत्म हो गया, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, 20 बोलता है कि x1 दिया है मेरे को फाई साइन 4 पाई टी प्लस पाई बाई 3, इसको लिखूंगा x1 को a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई वन, लिख दिया, वैसे उस फॉर्मेट में लिख दिया। x2 क्या है, x2 है 3 साइन 4 पाई टी प्लस फाई टू, बराबर है, मतलब x2 रहेगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई टू। ये फोर पाई टी के बाजू में लिखा है पाई बाय 4, सॉरी। अभी मुझे सॉल्व करना है,
आर सुपर पोस्ट मतलब एक के ऊपर एक कॉम्पोजिशन कर रहे हैं ऑन अ पार्टिकल। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड पूछा है, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा है, आर पूछा है, और पूछा है इपॉक मतलब पूछा है क्या, इपॉक मतलब होता है डेल्टा। दो चीज़ें पूछी है। अभी ध्यान दो, ये दोनों चीज़ें निकालनी है। मैं सॉल्यूशन वाला पार्ट सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यू, आपको लॉग टेबल से वो सब कुछ सॉल्व करना है। मैं लॉग टेबल वाला पार्ट नहीं कर रहा हूँ प्लीज़, वो मुझे करने को अभी मत बता, 12th में आ गया हम लोग, तो वो वाला पार्ट नहीं करूंगा। तो ये बन गया φ1, ये बन गया φ2, बराबर है। ये बन गया फाइ और ये बन गया 3, a1 a2। मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट का, √ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस φ2 माइनस φ1, बराबर। ए कॉस φ1 माइनस φ2 लिखो, φ2 माइनस φ1 लिखो। अंदर माइनस रहेगा तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन रहेगा तो वो माइनस बन जाएगा, बट कॉस ऑफ जो भी रहेगा φ1 माइनस φ2 लिखो या फिर φ2 माइनस φ1 लिखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कैसे भी लिखा तो भी चलेगा, आंसर बराबर आएगा। मुझे बताओ ये आर क्या आएगा, मैं इधर φ1 माइनस φ2 लिखता हूँ, चलो आर आएगा a1 मतलब 5 का स्क्वायर, a2 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 3 इंटू कॉस। ए मेरे को बताइए कितना है, कॉस φ1 कितना है, π/3 माइनस π/4। क्लियर है। इसको सॉल्व करूंगा, ये आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, या फिर मैं सॉल्व करता हूँ डायरेक्टली, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 5 3 15 प्लस इंटू 2 30 कॉस। इसको सॉल्व करूंगा तो ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, तो 4 माइनस 3 पाई अपॉन 4 3 12। क्लियर है क्या। π/12 मतलब कितना था, π/12 मतलब कितना था, अगर π/4 करूंगा, π/4 करूंगा तो आता है कितना, π/4 करूंगा तो 45 आता है, उसका भी आधा करूंगा तो π/12 मतलब 180 डिवाइड बाई 12 करो, 180 डिवाइड बाई 12 करता हो तो आता है 15, तो cos 15 निकालना है यहाँ पे, समझ में आ रहा है, cos 15 निकालना है। cos 15 लॉग टेबल से निकालो और बाद में सॉल्व करो, ये आर की वैल्यू देंगी, बराबर है। उन्होंने सेंटीमीटर मीटर कुछ बोला है क्या, उन्होंने सेंटीमीटर बोला, हाँ इन सेंटीमीटर लिखा, देखो वहाँ पे लिखा है x2 = 3 साइन 4πt प्लस π/4 सेंटीमीटर, तो ये आंसर जो रहेगा वो किस में रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा। क्लियर है क्या, फाइनल आंसर। आगे इपॉक पूछा तो इपॉक का फॉर्मूला डेल्टा = tan इनवर्स ऑफ क्या, डेल्टा = tan इनवर्स ऑफ, ये मैंने वो इपॉक में डेल्टा नहीं लिखा रहेगा तो डेल्टा का फॉर्मूला लिखो ऐसे tan इनवर्स करके लिखो, मैंने अगर लिखा नहीं रहेगा तो मेरे को याद नहीं मैंने लिखा है कि नहीं, अगर नहीं लिखा रहेगा तो लिख दो वो, यहाँ पे आएगा a1 साइन φ1 प्लस a2 साइन φ2 अपॉन a1 कॉस φ1 प्लस a2 कॉस φ2। मुझे बताओ ये आएगा tan इनवर्स ऑफ a1 कितना है रे, a1 5 साइन φ1 कितना है π/3 प्लस a2 कितना है 3 साइन 5/2 कितना है, φ2 कितना है π/4 अपॉन a1 कितना है, a1 5 कॉस φ1 कितना है π/3, a2 कितना है 3 साइन π/4। ये सॉल्व करोगे आंसर मिलेगा डायरेक्टली, मैं अभी सॉल्व करते नहीं बैठ रहा हूँ, ये दोनों का आंसर आपको लॉग टेबल से सॉल्व करना है। क्लियर है क्या। दो एसएचएम दिए, एक एसएचएम x1 = 5 साइन 4πt प्लस π/3 दिया, और दूसरा एसएचएम दिया है x2 = 3 साइन 4πt इंटू प्लस π/4, इसको लिखा a1 साइन ω_t प्लस φ1, इसको लिखा a2 साइन ω_t प्लस φ2। बाकी कुछ नहीं, रिजल्टेंट और इपॉक के फॉर्मूले में पुट किया है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया, सबसे पहली पार्ट डिस्कस की वो थी यूसीएम एज ए प्रोजेक्शन ऑफ एसिस्टेंट या फिर रेफरेंस सर्कल मेथड था, वो हम लोगों ने पार्ट डिस्कस किया था। वो आपको टेक्स्ट बुक में से एज इट इज कॉपी करना है, डिस्कस तो मैंने यहाँ पे पूरा किया है, पर टेक्स्ट बुक में आपको एज इट इज कॉपी करना है। उसके बाद हम लोगों ने कॉम्पोजिशन ऑफ एसिस्टेंट किया, कॉम्पोजिशन ऑफ एसिस्टेंट में हम लोगों ने वेक्टर सम किया, बाद में वो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया और बाद में सॉल्व किया। जो बीच में वाला पार्ट है वो मैं पीडीएफ में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। ये होने के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व किया, ये क्वेश्चन नंबर 20 है शायद से, ये क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा शायद से। तो 19 और 20 सॉल्व किया, तो 19 में तो इजी पार्ट था, कॉम्प्लिकेट कर सकते थे बट उसको दो पार्ट में कन्वर्ट किया। पहला वाला पार्ट था a साइन ω_t लिखा, और दूसरे वाला पार्ट था वो b कॉस ω_t को लिखा, b साइन ω_t प्लस π/2। तो पहला तो था वो फेज था φ1 0 बन गया, φ2 बन गया π/2, और सॉल्व किया √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस φ1 माइनस φ2। तो वो कॉस φ1 माइनस φ2 मतलब बन गया π/2, तो वो बन गया 0, तो फॉर्मूला बन गया √a² प्लस b²। तो
एम्पलीट्यूड कैपिटल ए का फॉर्मूला बन गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उससे क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व किया। समझ में आ रहा है? तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे रोकते हैं अपना कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम, और इसका अगला वाला पार्ट जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट हम लोग पहले ही कर चुके हैं, पहले ही खत्म कर चुके हैं वो। तो काइनेटिक और पोटेंशियल वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अभी हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, वो रहेगा सिंपल एसएचएम। कोनिकल एसएचएम हम लोग कर चुके हैं सर्कुलर मोशन में, अभी हम लोग पढ़ेंगे सिंपल एसएचएम, सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे। तो कोनिकल पेंडुलम पढ़ चुके हैं, सिंपल पेंडुलम पढ़ने वाले, तो सिंपल पेंडुलम नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट रहेगा। उसके बाद हम लोग एंगुलर एसएचएम भी पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट रहेगा। तो शायद से 2 या 3 लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो अगले वीक तक चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। तो प्लीज़ वीडियोज़ को देखते रहना। रोटेशनल डायनामिक्स खत्म कर चुके हैं, रोटेशनल डायनामिक्स की प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ, जिसमें नए लोग रहेंगे तो वो देख सकते हो। ऑसिलेशन की ऑलमोस्ट ऑसिलेशन चैप्टर खत्म होने को है, 70 to 80% चैप्टर खत्म हो चुका है, लास्ट का 20% पार्ट बच चुका है, तो वो खत्म कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विथ सिंपल पेंडुलम, और बाद में वो हम लोग बात करेंगे एंगुलर एसएचएम की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक अगर वीडियो को देखा रहेगा तो लाइक करना मत भूलना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो, और एक चीज़ बोलूँगा कि दोस्तों के साथ शेयर करो। एक चीज़ और एक मेंशन करना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन ये करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विथ सिंपल पेंडुलम। टिल देन, बाय बाय।